नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है पंचकुला हरियाणा से। पैसे कमाने के लिए मनोहर लाल गुप्ता जो कर रहा था वो वैसे ही गलत था, लेकिन सायरा बानो के साथ उसने जो किया वो उससे भी ज्यादा गलत था। परंतु ऐसे लोगों के लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटते। उस काली लैंसर का नंबर था HR 20F 4529। रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसलिए PCR की गाड़ी पर सवार ASI दर्शन सिंह की निगाह अचानक उसके भीतर चली गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कंबल पड़ा था तो उन्हें संदिग्ध लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कंबल के नीचे कुछ छुपाया गया है। उस समय सुबह के 5:30 बजे थे। तारीख थी 13 जनवरी 2016। दर्शन सिंह नाइट ड्यूटी खत्म करके लौट रहे थे। काली लैंसर उनकी पुलिस वैन के एकदम पास से निकलकर आगे बढ़ गई थी। एक तो लैंसर ने PCR की गाड़ी को बाईं तरफ से ओवरटेक किया था, जो यातायात नियम के खिलाफ था। दूसरे बगल से निकलते ही लैंसर के ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी थी। इससे वो संदेह के दायरे में आ गया था। उस समय दर्शन सिंह की वैन पंचकुला के सेक्टर 19 स्थित अमर टैक्स चौक के पास थी। दर्शन सिंह ने अपने साथी ASI अनिल कुमार जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसे लॉन्सर को रुकवाने को कहा। लैंसर रिहायशी एरिया की तरफ से निकलकर चौक से वीरान जगहों की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई थी। अनिल कुमार ने वैन की रफ्तार बढ़ाकर लैंसर से आगे निकाली और लैंसर के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने रफ्तार कम करके सड़क के बाएं किनारे पर कार रोक दी। ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वो मजबूत कद काठी वाला था। कड़ाके की ठंड के बावजूद उसने आधे बाजू वाली शर्ट के साथ हाफ स्वेटर पहन रखा था। भीतर बैठे बैठे ही वो नरमी से बोला, जी सर, कोई गलती हो गई हो तो हुक्म करे। लैंसर के रुकते ही ASI दर्शन सिंह वैन से उतरकर उसके पास आ गए थे। उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा, पुलिस को देखकर तुमने अपनी गाड़ी की रफ्तार क्यों बढ़ाई और इस कंबल के नीचे क्या छिपा रखा है? वो आदमी भी अपनी कार से बाहर आ गया था। आगे बढ़कर दर्शन सिंह के पैर छूते हुए वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, नहीं सर, आप लोगों को देखकर रफ्तार नहीं बढ़ाई। पहुंचने की जल्दी में खाली सड़क देखकर यूं ही एक्सीलेटर दबा दिया था। कंबल ठंड की वजह से रख रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, अभी दिखाई देता हूं। कहने के साथ ही उस आदमी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर कंबल बाहर निकाल लिया। उसके नीचे कुछ नहीं था, ना ही उसमें कुछ लिपटा हुआ था। इसके बाद ASI अनिल कुमार ने गाड़ी के अंदर की पूरी तलाशी ले ली। गाड़ी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। ठीक है सर, अब मैं जाऊं? अगर चाय नाश्ते की कोई सेवा हो तो बता दीजिए, लैंसर ड्राइवर ने कहा और बिना पुलिस वालों की ओर देखे कंबल को मोड़कर गाड़ी में रख दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। तभी दर्शन सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठने से रोकते हुए कहा, ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी है? जरा अपना नाम पता वगैरह तो नोट करवा दो। ये भी बताओ कि इतनी सुबह तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जी सर, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, मेरा नाम मनोहर लाल गुप्ता है और पिता का नाम अच्छे लाल गुप्ता। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 56 के फ्लैट नंबर 6308 में रहता हूँ। ये मेरा अपना फ्लैट है। तो इधर पंचकुला में क्या करने आए थे? दर्शन सिंह ने पूछा। पंचकुला में सेक्टर 10 में मेरा एक दोस्त रहता है। क्या नाम है उसका और सेक्टर 10 के किस नंबर के मकान में रहता है तुम्हारा दोस्त? उसका नाम राजन है और वो कोठी नंबर 1081 में किराए पर रहता है। वो कोठी चंडीगढ़ के किसी पुलिस अफसर की है। कल मैं अपने दोस्त से मिलने आया था तो उसने जिद करके अपने पास रोक लिया था। अब मैं वहीं से आ रहा हूं और घर जा रहा हूं, लेकिन तुम तो चंडीगढ़ के बजाय उल्टी दिशा में जा रहे हो। सर, मैंने शिमला अंबाला हाईवे से जीरकपुर के रास्ते चंडीगढ़ जाने की सोची थी। दूसरी तरफ से जाने पर घर दूर पड़ता है। चलो ठीक है, गाड़ी के कागजात चेक करवाओ,
फिर चले जाना। सर, गाड़ी के कागज तो इस समय मेरे पास नहीं है। क्यों, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है क्या? नहीं सर, ये मेरे एक दोस्त निशांत की गाड़ी है। उसका चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में अपना होटल था। कुछ दिनों पहले वो होटल बेचकर कहीं चला गया। जाते समय ये कहकर अपनी ये कार मेरे पास छोड़ गया कि कुछ दिनों बाद आकर गाड़ी ले जाएगा। गाड़ी के कागजात नहीं दे गया। नहीं सर, गाड़ी के सारे कागजात उसी के पास है। निशांत का फोन नंबर होगा तुम्हारे पास, उससे बात करवाओ। दर्शन सिंह ने कथित मनोहर लाल को गौर से देखते हुए कहा, सर, निशांत ने अपना पुराना नंबर बदल दिया है। नया नंबर मुझे अभी तक नहीं दिया। तो पुराना नंबर ही बता दो। क्या था पुराना नंबर? सर, वो तो मैंने डिलीट कर दिया है। दर्शन सिंह को उसकी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनका संबंध कंट्रोल रूम से था, जबकि संदिग्ध व्यक्ति से वांछित पूछताछ करना थाना या पुलिस चौकी के अधिकार में होता है। इसलिए उन्होंने मनोहर लाल से ज्यादा पूछताछ न करके उसके बारे में सेक्टर 19 की पुलिस चौकी को बता दिया। थोड़ी देर में पुलिस चौकी के इंचार्ज एसआई राजेंद्र सिंह और थाना सेक्टर 20 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पर आ पहुंचे। उन्हें संदेह था कि पकड़े गए व्यक्ति के पास चोरी की कार है और इसका संबंध किसी बड़े कार चोर गिरोह से है। उन्हें लगा कि पूछताछ में किसी बड़े कार चोर गिरोह का खुलासा हो सकता है। मनोहर लाल से हल्की फुल्की पूछताछ करने के बाद अजीत सिंह ने बरामद कार की तलाशी के लिए डिक्की खुलवाई। डिक्की में एक बोरी रखी थी जिसका मुंह सिला हुआ था। बोरी में पालक, धनिया और मेथी भरी होने की बात कहकर मनोहर लाल ने बताया कि उसके परिवार में एक पारिवारिक फंक्शन है। उसी के लिए उसने बीते दिन चंडीगढ़ की सदर सब्जी मंडी से ये सब्जियां खरीदी थी। इसमें संदेह जैसा कुछ नजर नहीं आया। फिर भी पुलिसिया स्वभाव के चलते अजीत सिंह ने पूछ लिया कि बोरी में कुल कितने वजन का सामान है। इस सवाल का जवाब देने में मनोहर लाल की जुबान लड़खड़ा गई। इस पर अजीत सिंह ने अपने दो साथियों से बोरी उठाकर उसके वजन का अनुमान लगाने को कहा। पालक और धनिया वगैरह का वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन पुलिस के दो जवान भी उस बोरी को आसानी से नहीं उठा सके। उन्होंने बताया कि बोरी का वजन 1 क्विंटल के आसपास है। निसंदेह बोरी में अन्य कोई भारी चीज थी। इससे संदेह का दायरा और बढ़ गया। बोरी की सिलाई उधेड़कर उसके भीतर भरे सामान को देखने का प्रयास किया गया तो एक अप्रायश्चित दृश्य पुलिस के सामने आया, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोरी में पालक और धनिया के बीच में एक युवती के शव को मोड़कर रखा गया था। उसके हाथ और पैर पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसकी नाक से कुछ खून भी निकला था जो जम गया था। कार और उसके ड्राइवर की हकीकत सामने आने के बाद अजीत सिंह ने मोबाइल द्वारा घटना की सूचना जिला पंचकुला के डीसीपी अनिल धवन को देकर उनसे दिशा निर्देशन हासिल किए। इसके बाद उन्होंने पीसीआर 19 के इंचार्ज एएसआई दर्शन सिंह से तहरीर लेकर धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना भिजवा दिया। इसी के साथ उन्होंने मनोहर लाल गुप्ता को हिरासत में लेकर मौके पर ही उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने जल्द ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मनोहर लाल ने बताया कि मृतका का नाम सायरा बानो था और वो मुंबई की रहने वाली थी। मनोहर लाल ने आगे बताया, इसे मैंने अपने दोस्त राजन गुप्ता और उसकी पत्नी पायल गुप्ता के साथ मिलकर मारा है। इसकी हत्या के पीछे एक लंबी कहानी है। मैं आपको हर बात विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कोर्ट में भी वही बयान दूंगा। मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। बस आप लोग मेरा टॉर्चर मत कीजिएगा। मैं पहले भी कुछ केसों में गिरफ्तार होकर पुलिस की मार झेल चुका हूं। कुछ देर बाद डीसीपी अनिल धवन के अलावा सीआईए इंस्पेक्टर नरेंद्र कादियान भी वहां आ पहुंचे। इन पुलिस अधिकारियों ने भी मनोहर लाल से पूछताछ की। उसके बाद अनिल धवन के निर्देश पर अजीत सिंह ने मौके की बाकी कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। जरूरी कार्रवाई निपटाकर पुलिस मनोहर लाल को थाने के बजाय पहले पंचकुला के सेक्टर 10 स्थित
राजन गुप्ता की कोठी नंबर 1081 ले गई। वो पहले ही बता चुका था कि जिस चादर में सायरा के शव को लपेटकर रखा गया था और जिस तौलिए पर उसके खून के छींटे पड़े थे वे राजन के घर पर ही थे। इस समय इन चीजों को वे दोनों कहीं छिपाने गए होंगे। मनोहर लाल ही उन दोनों को पहचानता था, लिहाजा उसे लेकर पुलिस गुप्ता दंपति की तलाश में लग गई। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे दोनों पंचकुला के माजरी चौक पर पुलिस को मिल गए। पुलिस ने तीनों को ले जाकर थाने में अलग अलग लॉकअप में बंद कर दिया। रात में उनसे कोई खास पूछताछ नहीं की गई। अगले दिन पुलिस ने तीनों को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 1 हफ्ते के कस्टडी रिमांड पर ले लिया। अदालत से निपटने के बाद पूछताछ के लिए तीनों को सीआईए के पूछताछ केंद्र ले जाया गया, जहां तीनों से विस्तार से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में तीनों ने पुलिस को जो बताया उससे सायरा बानो हत्याकांड की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। चंडीगढ़ का रहने वाला मनोहर लाल गुप्ता खूब पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने के सपने देखता था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। इस काम में उसे इतनी कमाई नहीं थी कि बच्चों को साफ सुथरे माहौल में रखकर सलीके से पढ़ाया लिखाया जा सकता। मनोहर लाल का बड़ा भाई अशोक भी रेहड़ी पर सब्जियां लादकर गली मोहल्ले में बेचने जाता था। गुजारे लायक पढ़ाई कर लेने के बाद मनोहर लाल भी भाई के साथ वही काम करने लगा। सन 2000 में जब वो 20 साल का हुआ तो सब्जी बेचने के साथ साथ वो स्थानीय सिनेमा घर में जाकर टिकटें ब्लैक करने लगा। बाद में उसे जुए की लत लग गई तो उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि वो 2 बार दुष्कर्म के केस में और 1 बार ब्लाइंड मर्डर के केस में जेल गया। हालांकि इन सभी आरोपों से वो बरी हो गया था, लेकिन पुलिस की मार खाने के अलावा उसने अपनी जिंदगी का काफी समय जेल में गुजारा था। जेल से निकलने के बाद उसने इन कामों से तौबा करके सेक्टर 45 चंडीगढ़ के एक होटल में नौकरी कर ली। इस होटल का मालिक निशांत कुछ रहस्यमयी सा व्यक्ति था। उसके बारे में मनोहर लाल बस इतना ही जान पाया था कि वो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। मनोहर लाल को वो समझाया करता था कि इस दुनिया में सीधे रास्ते से इतना ही कमाया जा सकता है कि गुजर होता रहे। मजे की जिंदगी जीने के लिए मोटा पैसा कमाना हो तो किसी भी उल्टे सीधे काम से गुरेज नहीं करना चाहिए। दरअसल वो अपने होटल में आने वाले अपने ग्राहकों को कॉल गर्ल्स उपलब्ध कराकर उनसे अच्छा पैसा वसूलता था। उसने इस काम के गुर मनोहर लाल को भी सिखा दिए थे। इसका नतीजा ये निकला कि थोड़े ही दिनों में वो भी इस काम से पैसों में खेलने लगा। इस बीच उसने शादी कर ली और 2 बेटियों तथा 1 बेटे का पिता बन गया। रहने को उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक बढ़िया फ्लैट खरीद लिया। निशांत के संपर्क में कई कॉल गर्ल्स थी। इन्हीं में से एक थी सायरा बानो। वो खुद को मुंबई की रहने वाली बताया करती थी। निशांत इस तरह की लड़कियों के बारे में जानने के लिए ज्यादा गहराई में नहीं जाता था। वो इनके जिस्म व हुस्न के हिसाब से कीमत लगाकर उन्हें ग्राहक के पास भेज देता था, जिसका 2/3 हिस्सा वह अपने पास रखता था। लड़कियों को नए नाम देकर वो नसीहत दे दिया करता था कि वे किसी भी ग्राहक को ना तो अपना असली नाम बताए और ना ही कभी अपने मूल पते व परिवार वगैरह की जानकारी दे। सायरा बानो को उसने पूनम नाम दे रखा था। निशांत बिना मेहनत के खूब पैसे बटोर रहा था। फिर भी एक दिन कई लड़कियों की कमाई समेटकर वो चंडीगढ़ छोड़कर चला गया। होटल उसने किसी को बेच दिया था। उसके जाने के बाद लड़कियों ने दूसरे ठिकाने ढूंढ लिए। मनोहर लाल इस धंधे के गुर सीख गया था, लेकिन होटल बिक जाने की वजह से उसे आगे ये धंधा चलते फिरते ही करना था। इस सिलसिले में उसने मोटी रकम का लालच देकर सायरा को अपने साथ रख लिया। निशांत की लैंसर कार उसके पास रह गई थी, जिसे वो अपने इसी काम के लिए इस्तेमाल करने लगा था। मनोहर लाल का एक जानकार था, राजन गुप्ता। वो शिव मंदिर वाली गली कीर्ति नगर सिरसा हरियाणा का रहने वाला था। उसने नेपाली लड़की पायल से शादी कर रखी थी और इसी तरह के धंधे के लिए पंचकुला में रह रहा था।
एक दिन अचानक उसकी मुलाकात पुराने जानकार मनोहर लाल से हुई तो उसने उसे और उसकी पत्नी को पार्टनर बनाकर इस काम को बड़े स्तर पर करने का मन बना लिया। धंधा करने वाली लड़कियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा या तो अपने घर भेज देती थी या फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा करके उसके पास जमा करवाती रहती थी। जब उन्हें जरूरत होती थी तो वे अपना पैसा वापस ले लेती थी। निशांत पर तमाम लड़कियों ने भरोसा किया था, लेकिन वो उन्हें धोखा देकर उनका पैसा ले उड़ा था। इनमें सायरा भी थी। इस स्थिति में उसे आगे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे मनोहर लाल के अलावा राजन और पायल भी भले लोग लगे थे। एक बार सायरा बीमार हुई तो इन लोगों ने एक प्राइवेट क्लिनिक में उसका इलाज कराया। वहां पता चला कि उसे एड्स है। ये जानते हुए भी कि उसके संपर्क में आने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है, इन्होंने उससे धंधा करवाना बंद नहीं किया। सायरा ने एक बार इन लोगों को बताया भी था कि उसकी माँ बीमार रहती है। माँ के इलाज के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रही है ताकि मुंबई जाकर ठीक से माँ का इलाज करा सके। 11 जनवरी 2016 को सायरा इन लोगों को बिना बताए सीधे एक ग्राहक के पास चली गई। रात में उसने मनोहर लाल को पंचकुला की एक जगह के बारे में बताकर वहां से पिकअप करने को कहा। मनोहर लाल बताई गई जगह पर पहुंचा तो वो शराब के नशे में धुत थी। वो उसे राजन के यहाँ लेकर गया। वहां पहुंचकर सायरा ने झगड़ा करते हुए कहा, आप लोगों के पास मेरे जो 2.5 लाख रुपए जमा है वो मुझे दे दो। मुझे अपनी माँ का इलाज कराने मुंबई जाना है। देखो, मनोहर लाल ने उसे समझाना चाहा, तुम्हारे इलाज पर काफी पैसा खर्चा हो रहा है, फिर भी तुम चिंता मत करो। 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे। अपना इलाज भी मैं खुद कराऊंगी। बस तुम लोग अभी के अभी मेरे 2.5 लाख रुपए वापस कर दो। इसके बाद वो चिल्लाने लगी। समझाने पर भी वो नहीं मानी तो पायल ने आगे बढ़कर उसे 5-6 थप्पड़ लगा दिए। इस पर चुप होने के बजाय वो और जोरों से चिल्लाने लगी। राजन को गुस्सा आया तो उसने रसोई से बेलन लाकर उसके सिर और कंधे पर कई वार कर दिए। सायरा को निढाल होते देख मनोहर लाल ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। पायल ने तुरंत उसके मुंह में रुमाल ठूसकर उसके हाथ पैर पीछे ले जाकर बांध दिए। मुंह में रुमाल ठूसते समय उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इस पर मनोहर लाल ने उसकी नाक और मुंह को दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों ने मिलकर उसके शव को मखमल की चादर में लपेटकर एक जगह छिपाकर रख दिया। उस रात और अगले पूरे दिन शव उसी तरह पड़ा रहा। अब तक उसमें से हल्की बदबू आने लगी थी। ऐसे में शव को जल्दी ठिकाने लगाना जरूरी था। 3 जनवरी की सुबह मनोहर लाल अकेला जाकर बड़ी सी बोरी में पालक, धनिया और गोभी वगैरह ले आया। उसी में शव को रखकर बोरी को सिल दिया और अकेला ही सायरा के शव को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल पड़ा। संयोग से रास्ते में ही पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया। इस बीच राजन और पायल वारदात में इस्तेमाल चादर और तौलिया किसी वीरान जगह पर फेंकने चले गए थे। बाद में उन्हें भी उसी दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चादर, तौलिया और बेलन बरामद कर लिया। कार पहले ही कब्जे में ली जा चुकी थी। सायरा के फोन में उसकी बड़ी बहन शबाना बानो का फोन नंबर था। उससे संपर्क करके पुलिस ने उन लोगों से पंचकुला आकर शव की पहचान करने के लिए कहा ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके। लेकिन शबाना और उसकी मां फातिमा ने कहा कि वो तो उनके लिए 10 साल पहले तभी मर चुकी थी जब वो 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। उन लोगों ने अपनी बदतर माली हालत का हवाला देकर पंचकुला आने में असमर्थता जाहिर की। उन्होंने पुलिस से कहा कि सायरा का अंतिम संस्कार वहीं करवा दे। इसके बाद पुलिस के सामने दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। 72 घंटे तक शव को मोर्चरी में रखने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवा के 7 जनवरी 2016 की शाम पुलिस की देखरेख में मनी माजरा के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने मनोहर लाल गुप्ता, राजन गुप्ता व पायल गुप्ता को फिर से न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।